हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसका नाम है कॉस्ट फंक्शन। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन होता क्या है? इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट फंक्शन होता है कि कॉस्ट और आउटपुट जो बनी है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी कॉस्ट में भी तो चेंजेस आएंगे ना। क्या चेंजेस आएंगे वो चीज़ हमें कॉस्ट फंक्शन बताता है। द firm's production function and the prices it pay for its inputs determine the firm's cost of production। तो cost of production या cost function किस पे डिपेंड करता है? प्रोडक्शन फंक्शन पे कि कंपनी कितना माल बनाती है, एंड प्राइजेज इट पे फॉर इट्स इनपुट्स, तो रॉ मटेरियल या इनपुट्स को लेने में कितना पैसा खर्च किया जाता है। इन दोनों चीज़ों पे कॉस्ट फंक्शन डिपेंड करता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा थ्योरीज ऑफ कॉस्ट्स। ये कॉस्ट की थ्योरीज कौन कौन सी होती हैं? पहली थ्योरी होती है ट्रेडिशनल थ्योरी, दूसरी होती है मॉडर्न थ्योरी। तो इस टॉपिक में फिलहाल हम ट्रेडिशनल थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हायर लेवल की माइक्रो इकोनॉमिक्स कराऊंगा तो मॉडर्न थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ट्रेडिशनल थ्योरी हम दो हेडिंग्स में डिस्कस करते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। अब शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है वो मैंने प्रोडक्शन के बीच में समझाया था और अलग से वीडियो भी बनाई है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो शॉर्ट रन में या शॉर्ट पीरियड में टोटल कॉस्ट होती है। टोटल कॉस्ट के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आती है, एवरेज कॉस्ट होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को मिला के बनी है, और मार्जिनल कॉस्ट। तो शॉर्ट पीरियड में ये तीनों कॉस्ट होती हैं। इनको मैंने पूरी डिटेल में आने वाली वीडियोस में समझाना है। और नेक्स्ट अगर चलें लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में क्या क्या कंपोनेंट्स हम करेंगे? लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो मैंने बताना था आपको कि क्लासिकल थ्योरी या ट्रेडिशनल थ्योरी में कॉस्ट में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, और ये वीडियो इतनी थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्ट रन शुरू कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूँगा थ्योरी ऑफ कॉस्ट में ट्रेडिशनल थ्योरी का शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में सबसे पहले आता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट होता क्या है? टोटल कॉस्ट की शॉर्ट फॉर्म होती है टीसी, टीबी कैपिटल सीबी कैपिटल। इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट्स इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट को बनाने के लिए प्रोड्यूसर ने जो भी खर्चा किया उस सारे खर्चों को टोटल कर दें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। टोटल कॉस्ट में इनपुट्स की जितनी भी कॉस्ट, फिक्स फैक्टर्स की कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट, जो भी हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं उन सारे फैक्टर्स की कॉस्ट आ जाती है। टोटल कॉस्ट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन आउटपुट। जैसे जैसे क्वांटिटी ज़्यादा बनाओगे टोटल कॉस्ट बढ़ती रहेगी, बिकॉज फॉर प्रोड्यूसिंग मोर आउटपुट मोर इनपुट्स आर रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा माल बनाओगे टोटल कॉस्ट उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो अब एक डेफिनेशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्राउनिंग, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच आउटपुट लेवल। तो ये कहते थे कि टोटल कॉस्ट किसके बराबर होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये टीसी होता है टोटल कॉस्ट, ठीक है, और टीएफसी होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टीवीसी होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो में सिर्फ मैंने टोटल कॉस्ट के बारे में भी बताना था। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक जिसको कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, या फिर कई बार इसको सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट से बुलाया जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ दैट कॉस्ट विच डू नॉट चेंज विद द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये वो कॉस्ट है जो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती। इधर आप कोई भी सामान नहीं बना रहे, क्वांटिटी जीरो बना रहे हैं तब भी उतनी रहेगी, क्वांटिटी मैक्सिमम बना रहे हैं तो भी उतनी रहेगी। एग्जाम्पल्स क्या हैं? रेंट, वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ, लाइसेंसिंग फी, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे रेंट, मैंने एक फैक्ट्री चलाई और फैक्ट्री की जगह रेंट पे ले ली, तो रेंट मान लो मेरा जाता है 1 लाख रुपए, ठीक है। तो चाहे मैं फैक्ट्री में काम करूं, चाहे मैं काम ना करूं, चाहे मैं क्वांटिटी जीरो बनाऊं, चाहे मैं मैक्सिमम बनाऊं, मुझे रेंट तो देना ही देना है ना, और रेंट तो फिक्स रहेगा। वैसे ही वेजेस ऑफ परमानेंट स्टाफ जो होते हैं, जिनकी पक्की नौकरी होती है, जो अपने अपने अंडर रखे, उनसे काम करवाओ ना करवाओ उनको तो पैसे देने ही देने। लाइसेंसिंग फी, आपने सरकार गवर्नमेंट को अप्लाई करके लाइसेंसिंग फी दी काम करने के लिए, आप काम करो ना करो फीस तो लगी ना। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज नहीं होती, वो तो लगनी ही लगनी है, चाहे काम करो चाहे काम का ना करो। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ फिक्स इनपुट्स और फिक्स फैक्टर्स। तो जो फिक्स फैक्टर्स या फिक्स इनपुट्स होंगे उनकी जितनी भी कॉस्टिंग होगी उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इसको हम टेबल एंड डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी है 0 1 2 3 4 जितनी भी हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या रहती है? फिक्स रहती है, ठीक है। यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया, फिक्स कॉस्ट है 10 10 10 10, तो फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? फिक्स। इधर क्वांटिटी जीरो चाहे क्वांटिटी मैक्सिमम हो। इसको अगर हमने डायग्राम में बनाना है, एक्स एक्सिस पे आपने क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दे दी, वाई एक्सिस पे आपने प्राइजेस दे दिए। तो अब अगर मैं इसको बनाना चाहूँगा तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे पैरेलल रहेगी,
ठीक है, ये कर्व पैरेलल रहेगी एक्स एक्सिस के। इसका मतलब ये है कि क्वांटिटी ज़ीरो है तब भी कॉस्ट इतनी है, क्वांटिटी इतनी है तब भी कॉस्ट इतनी है, क्वांटिटी को मैं बढ़ाऊंगा तब भी कॉस्ट इतनी है। मतलब क्वांटिटी के चेंज होने से जब भी क्वांटिटी में चेंज आता है तो कॉस्ट जो है वो फिक्स रहती है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता, इसलिए इसका नाम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो कि है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको टीवीसीबी कहते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ दैट कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन क्वांटिटी। ये वो कॉस्ट है जो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज होती है। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल खरीदोगे तो पैसे देने हैं, ज़्यादा खरीदोगे तो ज़्यादा पैसे देने हैं, कम खरीदोगे तो कम पैसे देने हैं। वेजेस ऑफ कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर होता है दिहाड़ीदार। दिहाड़ी पे बंदे लेके आते हो, दिहाड़ी मतलब टेम्परेरी लेबर लेके आते हो तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, अगर नहीं लेके आते तो नहीं पैसे देने पड़ते। इन सिंपल वर्ड्स, these are the cost which are incurred on the use of variable factors of production। तो सिंपल वर्ड्स में ये वो कॉस्ट है जो वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे देनी पड़ती है। अगर मैं इसको टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो जब क्वांटिटी जीरो होती है तो इस टाइप की कॉस्ट भी जीरो होती है, क्योंकि अगर रॉ मटेरियल लिया ही नहीं, कोई टेम्परेरी लेबर लेके आए नहीं, दिहाड़ी पे बंदा नहीं लेके आए तो उसको कोई पैसे नहीं देने। अब यहाँ से एक चीज़ जो है आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है कि शुरू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है। तो मैंने फर्स्ट का क्या लिख दिया 10, उसके बाद लिख दिया 18, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ी ना, उसके बाद लिख दिया 24, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ी ना, यहाँ से कितनी बढ़ी, यहाँ से बढ़ी 10 से, यहाँ से बढ़ी 8 से, यहाँ से बढ़ी 6 से, और यहाँ से बढ़ी 4 से। तो लास्ट में हमें ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ानी है, तो मैं 6 से बढ़ा देता हूँ, 6 से। तो कहने की बात यह है कि शुरू में टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ तक तकरीबन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है और उसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है। ये क्यों बढ़ती है ये भी मैं बताऊंगा आपको, और मगर पहले इसका डायग्राम बता देता हूँ। शुरू में डिमिनिशिंग रेट, तो डिमिनिशिंग रेट हो गया इस तरीके से और बाद में इंक्रीजिंग रेट इस तरीके से। तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से शुरू होती है, क्योंकि जब क्वांटिटी जीरो है तो कॉस्ट भी जीरो है। अब कई लोग इसको ऐसे बनाते हैं, मैं आपको बताता हूँ साइड पे, कई लोग इसको ऐसे बना के पैरेलल कर देते हैं फिर ऐसे उठा देते हैं, ये भी गलत है। और पैरेलल भी नहीं करना, आपने क्या करना है, इसको ऐसे लेके जाना है, जैसे ही आपको लगे पैरेलल होने लगी आपने ऊपर बिठा देना, ठीक है। और ये यहाँ तक तो सही थी, ये गलत होगी, कभी भी पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो आपने ऐसे शुरू में डिमिनिशिंग बाद में इंक्रीजिंग। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये ऐसे क्यों होती है। आपने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन तो देखा ही है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शुरू में कहता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, बाद में कहता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो जब भी ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे होते हैं तो कॉस्ट क्या होती है, डिमिनिशिंग, और जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स हो रहे होते हैं तो कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीजिंग। ये बात याद रखना, प्रोडक्शन और कॉस्ट एकदम अपोजिट है। अगर आपको प्रोडक्शन का टॉपिक नहीं आता तो मैंने प्रोडक्शन का टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप सारा का सारा देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो टोटल कॉस्ट होती है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको इसका टेबल समझाऊंगा। आपको बताया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स रहती है, जो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज नहीं होती। वेरिएबल कॉस्ट में मैंने बताया था जब क्वांटिटी जीरो होती है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होती है, और शुरू में ये डिमिनिशिंग रेट से रहती है, जैसे 8 से बढ़ी, 6 से बढ़ी, 4 से बढ़ी, और लास्ट में इसको इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाना पड़ता है। ये ट्रिक्स बता रहा हूँ आपको हल्के फुल्के। और टोटल कॉस्ट क्या होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20। तो इनको ऐसे ऐसे टोटल कर लोगे आप, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 34, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 44। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब इसका डायग्राम कैसे होगा, डायग्राम देखने वाला है। अब सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट बनानी है मुझे, तो टोटल फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट क्या होती है, जो क्वांटिटी के चेंज होने से चेंज नहीं होती। तो ये मैं इस टाइप से बना लेता हूँ। ये क्या होगी मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल फिक्स कॉस्ट। कई बुक्स में टोटल फिक्स कॉस्ट की जगह फिक्स्ड कॉस्ट ही लिखा होता है, तो एक ही बात है, कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अगर मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाना है तो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी ना, शुरू में डिमिनिशिंग रेट बाद में इंक्रीजिंग रेट, तो मैं इसी तरीके से बना लेता हूँ, शुरू में डिमिनिशिंग रेट बाद में इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो ये मेरी होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कई बुक्स में टोटल वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट लिखा होता है, तो उसमें भी कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है। अब बनेगा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट ऊपर से शुरू होगा, और ये जो है टोटल कॉस्ट, इसमें जो गैप है, गैप हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना कि मेरे से तो यहाँ बन नहीं पा रहा है, तो ये हो गया टोटल कॉस्ट। थोड़ा बहुत मैंने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। गैप मतलब देखो, टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ये जो फ़र्क है ना, ये क्या है, ये जो फ़र्क है ना, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्योंकि अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ये चीज़ ऐड करेंगे तभी तो ये बनेगा ना। इसीलिए क्या होता है,
total cost and total variable cost are parallel curves होती हैं, parallel to each other. मेरे से यहाँ पैरेलल नहीं भी बन पाई, आप पैरेलल बना लेना, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट तो एक फिक्स डिस्टेंस है ना, ये तो एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। अगर कोई भी हम फिक्स डिस्टेंस एक और कर्व में ऐड करेंगे तो वो हमेशा उसके पैरेलल ही रहेगी ना। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और जब भी क्वांटिटी ज़ीरो होती है तो मैंने यहाँ बताया है टोटल फिक्स कॉस्ट तो होती है, ज़ीरो तो नहीं होती, मगर वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होती है। इसीलिए जब क्वांटिटी ज़ीरो होती है तो टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं, इसीलिए ये ऊपर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और हमेशा ये इसके पैरेलल ही रहेगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आऊँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है एवरेज कॉस्ट। इसको एसी भी कहते हैं। एवरेज कॉस्ट होता क्या है? इट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। तो जितना भी हमने माल बनाया है उसमें में से 1 यूनिट बनाने का खर्चा कितना आया, एक आइटम बनाने का खर्चा कितना आया, उसे एवरेज कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 100 यूनिट्स बनाए हैं, 100 यूनिट्स, ठीक है, और टोटल खर्चा उसमें आ गया मेरा 1000। तो मैं करूँगा 1000 डिवाइडेड बाय 100, तो मुझे पता लग गया 1 यूनिट मुझे 10 रुपीज़ का पड़ा। तो एवरेज कॉस्ट होती है 1 यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। अगर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना है तो जो भी आपका टोटल खर्चा है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी करेंगे तो पता लग जाएगा एक कितने की पड़ी। ये तो सिंपल मैथ्स का फॉर्मूला है। दूसरा, एवरेज कॉस्ट को निकालने का एक और फॉर्मूला है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अभी एवरेज फिक्स और एवरेज वेरिएबल क्या होते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा, इधर सब कुछ मिक्स नहीं करूँगा। तो जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसमें AC एवरेज कॉस्ट है, TC जो ऊपर लिखा था ये टोटल कॉस्ट है, AFC जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अगर ये हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है एवरेज फिक्स कॉस्ट, AFC। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एग्जांपल से 2 मिनट में समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक फैक्ट्री ली और फैक्ट्री की जो जगह थी वो रेंट पे थी, ठीक है, और वो रेंट जो था उसका था वो 10,000 रेंट। तो रेंट क्या हो गया? फिक्स्ड कॉस्ट होगी। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो रेंट एक टाइप की क्या होगी? फिक्स्ड कॉस्ट। तो मैं मान के चल रहा हूँ मेरा फिक्स्ड कॉस्ट सिर्फ रेंट ही है और मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कुछ नहीं है। और उस जगह पे मैंने पेन बनाने की फैक्ट्री खोली। जब मैं पेन बनाने की फैक्ट्री खोल रहा हूँ और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने 10,000 ही पेन बनाए, तो मेरी टोटल कॉस्ट होगी 10,000 डिवाइडेड बाय मैंने पेन कितने बनाए? 10,000। तो मेरा पर यूनिट पेन का खर्चा फिक्स्ड कॉस्ट कितना आया? 1। तो बेसिकली एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है कि एक यूनिट को बनाने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, पता लग जाएगा कि एक यूनिट को बनाने के लिए फिक्स्ड खर्चा कितना है, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ। इट रेफर्स टू, चलता हूँ मतलब जाता नहीं हूँ, यहाँ से समझाता हूँ। अब मैं चलता हूँ टॉपिक पे। इट इज़ द पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, एक यूनिट को बनाने की फिक्स कॉस्ट। इट कैन बी कैलकुलेटेड व्हेन TFC इज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। जब टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जितना माल बनाया है उससे डिवाइड करें। सिंस फिक्स्ड कॉस्ट इज कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, और अगर फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी तो क्या होगा? जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाएंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट गिरती रहेगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल क्वांटिटी आपको मैंने दे दी 1 2 3 4 5, और ये मान के चल रहे हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट है 10 10 10 10 10, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। अब अगर क्वांटिटी के चेंज होने से फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होती, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या निकलेगी? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आ गया 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, यहाँ पे आ गया 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5, 10 डिवाइडेड बाय 3 इज 3.3, 2.5, 2। तो ये तो गिरती जा रही है। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा गिरती रहेगी। ये बात आपको याद रखना है। इसीलिए जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व होती है ना, वो हमेशा गिरती रहती है, मगर ये कभी टच नहीं होती। इसकी गिरने की स्पीड कम हो जाती है। बच्चे मुझे कहते हैं, बच्चे मतलब मेरे बच्चे नहीं, मतलब स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई सर ये टच क्यों नहीं होती? भाई ये टच नहीं होएगी। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी टच नहीं होती। मतलब इसका मतलब है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कांट बी जीरो, कभी जीरो नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी वो मैं आपको दिमाग से समझाता हूँ। छोटा सा लॉजिक है इसके बीच में। देखो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। अगर इस चीज़ को जीरो आना है तो अगर ये जीरो होगी, जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग, तभी जीरो आएगा ना। अगर ये नीचे वाला जीरो हो गया तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला जीरो होएगा तभी ये आंसर जीरो आएगा। और फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कभी जीरो होती ही नहीं। फिक्स्ड कॉस्ट कांट बी जीरो।
फिक्स कॉस्ट तो होनी है, वो कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकती। तो जब फिक्स कॉस्ट ज़ीरो नहीं होती तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। ये गिरती रहेगी, मगर इसकी स्पीड गिरने की कम होती रहेगी, मगर ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको एवीसी भी कहते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? इट इज़ द पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। एक यूनिट को बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगी उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मैंने मान लो 10,000 का रॉ मटेरियल खरीदा। ठीक है, सिर्फ 10,000 का रॉ मटेरियल, और भी वेरिएबल कॉस्ट हो सकती है, मैं सिर्फ आपको रॉ मटेरियल का एग्जांपल दे रहा हूँ। और 10,000 के रॉ मटेरियल से मैंने मान लो 1,000 पेन बनाए। पेन की फैक्ट्री है मेरी, पुराना एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अगर मैं पर यूनिट देखूं तो मुझे एक यूनिट बनाने के लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगी? 10 रुपये। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकलता है जब हम डिवाइड करते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हमारा जितना भी वेरिएबल खर्चा हुआ है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपको वेरिएबल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट में डिटेल वीडियो मिलेगी। एंड क्वांटिटी जो मैंने माल बनाया, अगर उसको डिवाइड करूंगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। अब यहाँ पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट शुरू में डिमिनिशिंग रेट होता है। ठीक है, 10, 18, 24, 28 और लास्ट में मैंने लिख दिया 40, लास्ट में इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। अब अगर आप देखें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। डिवाइड करो, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, और यहाँ डिवाइड करें 8, 7, ये फिर से 8 आ गया। तो यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरता है और थोड़ी देर बाद बढ़ जाता है। ये थोड़ा वी शेप होगी, मैं इसको थोड़ा गुलाई में बना देता हूँ। शुरू में गिरती है और बाद में बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा सा हिल जाती है कर्व, प्रॉपर स्मूथ नहीं बन पाती, क्योंकि टैबलेट में हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल है। कॉपी में तो 2 मिनट में बन जाता है, क्योंकि कॉपियों की तो टीचरों को आदत होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो कंजूसी ना करो, लाइक कर दो। इसे शेयर करना चाहते हो आप शेयर भी कर सकते हो, तो लाइक तो कर ही सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो। तो आपकी अप्रिसिएशन मुझे बढ़ावा देती हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं। तो शुरू में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिरती है और बाद में बढ़ती है। मैं इसके पीछे आपको लॉजिक बता देता हूं। छोटा सा लॉजिक है, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना। अब दिमाग से सोचो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है शुरू में डिमिनिशिंग होता है, बाद में इंक्रीजिंग होता है ना, इसी तरीके से होता है। तो जैसे ये डिमिनिशिंग होता है ये गिरती रहती है, जैसे इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है बढ़ जाती है। समझ गए बात? ठीक है, ये मैं मोटा समझा रहा हूँ। जब डेरिवेशंस कराऊंगा टीसी, टीएफसी, टीवीसी की, तो आपको बताऊंगा कि ये क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने छोटे लेवल पे आपको समझा दिया। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा एवरेज कॉस्ट, ये किसका सम है? एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। तो चलिए इसको डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरती रहती। ये गिरते गिरते कभी टच नहीं होती, ये बात याद रखना, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी ज़ीरो नहीं होती। दूसरा, मैं कलर चेंज करके बना देता हूँ। तो एक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो गिरती रहती है, मगर कुछ देर के बाद वो बढ़ना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब ध्यान से समझना, तीसरी कब बना रहा हूँ? एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली मैं सही होने की कोशिश करूँगा। ठीक है, याद रखना ये बात, जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी तरीके से आपने बनानी है। ठीक है, और मैंने ऐसी क्यों बनाई है ये भी मैं बताता हूँ आपको। अब मैंने ध्यान से देखना, ये है एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है ना, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोएस्ट के राइट हैंड साइड पे होता है। तो आपको 2-3 बातें याद रखनी है टेक्निकली, कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोएस्ट ऑफ AC कर्व लाइज टू the right of the lowest of ABC कर्व। ठीक है, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि गैप बिटवीन, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पेपर में ऐसे चतुर ना बनना, टीचरों को बड़ी खुंदक होती है जो शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। ठीक है, गैप बिटवीन AC एंड ABC विल रिड्यूस। जो गैप होगा AC और ABC के बीच में वो रिड्यूस होगा, क्योंकि ये जो गैप है ना, यही तो ये गैप है। समझ गए बात? ये गैप ही तो यही वाला है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैसे अब गैप को उड़ाऊँ? हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ ABC। तो तीसरी बात जो आपको मेन है, AC कांट बी इक्वल टू ABC
बिकॉज AFC कांट बी ज़ीरो। ये AFC जो कभी ज़ीरो नहीं होगा, अगर ये ज़ीरो होता तो ये दोनों टच कर जाती, ये वाली कर्व्स, ये कभी ज़ीरो होएगा नहीं तो ये कभी टच नहीं करेंगे। अब ध्यान से थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ, एग्जाम्पल से चलता हूँ। मान लो यहाँ पे ये गिर रहा है 3% से और यहाँ पे ये गिर रहा है 2% से, तो नेट रिजल्ट होगा कि ये 5% से गिरेगा। समझ गए बात? यहाँ पे आके इसने तो गिरना बंद कर दिया, मगर AVC तो गिरी जा रही है ना। AVC तो यहाँ से गिर के मान लो यहाँ पे आके 2% से गिर रही है, क्योंकि अगर ये 3% से गिरती रही ये तो भाई ज़ीरो ही हो जाएगी और नेगेटिव हो जाएगी। इसको अपनी गिरने की स्पीड कम करनी है। ये 2% से गिर रही है और यहाँ आके इसके गिरने की स्पीड होगी है मान लो 1%, तो नेट रिजल्ट तो यही होगा ना कि ये जो कर्व है ये सिर्फ 1% से ही गिरेगी, तो इसकी गिरने की स्पीड कम होगी। ठीक है। और थोड़ी देर के बाद अगर आप देखें, थोड़ा सा लेवल के बाद क्या हुआ, इस लेवल के बाद इसने तो बढ़ना शुरू कर दिया और इसकी गिरने की स्पीड कम हो गई, तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि ये बढ़नी शुरू हो जाएगी। आई होप मैंने जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा डिफरेंट वे से समझाने की कोशिश की है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वाई AC कर्व इज यू शेप्ड। AC कर्व यू शेप क्यों होती है? आधे से ज़्यादा बच्चों को नहीं पता लगता क्यों होती है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि AC कर्व यू शेप इसलिए होती है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अब आप कहेंगे कॉस्ट अलग प्रोडक्शन अलग, उसका तो कोई लेना देना नहीं है। मैंने जब प्रोडक्शन के चैप्टर समझाए हैं उसमें कॉस्ट और प्रोडक्शन का रिलेशन अच्छे तरीके से समझाया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये रिलेटेड क्यों होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स एक्सिस पे मैंने क्वांटिटी ले ली, वाई एक्सिस पे कॉस्ट ले लिया। मान लो मैंने ये बनाई एवरेज कॉस्ट। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। तो शुरू में क्या होता है, शुरू में जब भी क्वांटिटी के बढ़ने से एवरेज कॉस्ट गिरती है तो कौन सा लॉ लगता है? ये लॉ लगता है लॉ ऑफ, यहाँ यार मैं अच्छे तरीके से लिख देता हूँ कि सबसे पहले इसमें नीचे जगह नहीं छोड़ी हुई मैंने, चलो कोई बात नहीं। जब भी क्वांटिटी बढ़ती है, क्वांटिटी के बढ़ने से एवरेज कॉस्ट गिरती है, तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है? लॉ अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट कहता है कि क्वांटिटी के बढ़ने से जैसे जैसे क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाओगे तो ये जो एवरेज कॉस्ट होगी वो गिरेगी, और ये जो एवरेज कॉस्ट गिरेगी इससे उल्टा लॉ कौन सा आता है? लॉ ऑफ प्रोडक्शन की टर्म्स में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो जब भी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है ना, याद रखना, रिटर्न्स टू अ फैक्टर, तो जब भी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर होता है तो कॉस्ट का लॉ डिमिनिशिंग होता है। तो कई बुक्स में आपको ऐसे लिखा होता है यहाँ पे कि ये इसलिए गिरती है क्योंकि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, कुछ बुक्स में ऐसे लिखा होगा आपको कि ये इसलिए होता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट होती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। ठीक है, एक हद तक होता है। उसके बाद अगर आपने क्वांटिटी बढ़ानी शुरू कर दी, तो उसके बाद अगर एक लेवल के बाद अगर आपने क्वांटिटी बढ़ाई तो एवरेज कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो कौन सा लॉ लगेगा? लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट कब होता है? जब प्रोडक्शन में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ऊपर भी टू अ फैक्टर लिख सकते हो आप। तो जब भी प्रोडक्शन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ, रिटर्न्स आते हैं, ठीक है, तो हमेशा कॉस्ट जो है वो बढ़ती है। इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी, आप पेपरों में शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, ठीक है। तो अब अगर दिमाग से सोचो, शुरू में क्वांटिटी बढ़ती है तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है? गिरती है, जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स। उसके बाद क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो कॉस्ट बढ़ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो आपको ये मैंने बताया, इंक्रीजिंग रिटर्न्स प्लस डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से एवरेज कॉस्ट जो होती है वो यू शेप होती है, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक, प्रोडक्शन के टॉपिक अच्छी तरह से नहीं पढ़े हुए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने नंबर वाइज सारे टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको प्रोडक्शन अच्छे से समझ आता है तो कॉस्ट आपके लिए मिनटों का खेल है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट डिस्कस करेंगे, क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। इट इज़ चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब आपको ये तो पता है ना, जब भी क्वांटिटी में चेंज आएगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मतलब जो भी आप माल बना रहे हो, अगर उसकी क्वांटिटी ऑफ या प्रोडक्शन में चेंज करते हो
तो टोटल कॉस्ट में फ़र्क तो पड़ेगा, जो भी फ़र्क पड़ेगा उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट विद द इंक्रीज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट। 1 यूनिट को बढ़ाने से जो भी टोटल कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्गूसन, मार्जिनल कॉस्ट इज़ द एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू एडिशन ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट भी कह सकते हो, ज़्यादा यूनिट भी कह सकते हो, सिंपल वर्ड्स में इसको करते हैं। 1 यूनिट के बढ़ाने से भी तो टोटल कॉस्ट में कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही, और 10 यूनिट बढ़ाने से भी चेंज आएगा। तो क्वांटिटी के चेंज करने से जो भी चेंज आएगा उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला, मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। कुछ लोग इसको ऐसे भी निकाल लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट इन टाइम पर n माइनस n-1, मतलब करंट माइनस पुराना। तो टोटल कॉस्ट में पता लग जाएगा ना चेंज कितना है, जो भी चेंज आया है वही तो मार्जिनल कॉस्ट है। अगर इसको टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन करना है तो वो भी कर देते हैं। मान लो टोटल कॉस्ट है आपकी 10, ठीक है, और नेक्स्ट होगी 18, 24, 28, 34। अब यहाँ पे थोड़ा झोल सा है, फर्स्ट लेवल की मार्जिनल कॉस्ट नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? जब क्वांटिटी जीरो होती है तो कॉस्ट भी जीरो होती है? नहीं, कॉस्ट कुछ ना कुछ तो होती है ना, क्योंकि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो क्वांटिटी पे जीरो हो जाएगी, मगर फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होएगी ना। तो हमें ये पता ही नहीं फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। अगर मुझे पता होता फिक्स्ड कॉस्ट 8 है तो मैं चेंज करके यहाँ पे 2 लिख देता, मगर मुझे तो पता ही नहीं कितनी है, तो इसलिए मैं डैश लिखूंगा। इसलिए मार्जिनल कॉस्ट का फर्स्ट पॉइंट ज़्यादातर बुक्स में डैश से लिखा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कितना, नेक्स्ट आ जाता है 8, 6, फिर चेंज कितना है 4, फिर से चेंज आया 6, ठीक है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो भी हमारी यू शेप, यार ये कैसा डायग्राम बन जाता है मेरे से कभी कभी, जल्दी जल्दी में बन जाता है ऐसे, ओहो। चलो फिर से बना देता हूँ, क्योंकि यार जगह ही ये छोटी है। चलो चलो, हल्की हल्की सी मेरा हाथ हिल गया, तो जज्बात को समझ लेना आप, ठीक है। ये यू शेप होती है। यू शेप क्यों होती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा। जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो इस टाइप की होती है, तो शुरू शुरू में गिरती है, बाद में बढ़ जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है वाई एमसी कर्व इज यू शेप। एमसी कर्व यू शेप होती क्यों है? एमसी कर्व यू शेप इसलिए होती है क्योंकि एमसी कर्व क्या होती है, टीसी कर्व के चेंज, टीसी में क्या चेंज आया एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी के चेंज आने से टीसी में जो भी चेंज आता है उसे ही मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं ना। तो अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इसको। मान लो ये टीसी है, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? शुरू में डिमिनिशिंग रेट, बाद में इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। तो जब भी डिमिनिशिंग रेट होता है टीसी में, तो डिमिनिशिंग रेट होता है तो एमसी कर्व नीचे जा रही होती है यहाँ पे डिमिनिशिंग रेट पे, और जैसे ही हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग रेट मिलता है टीसी में, तो ये क्या होती है, ये इंक्रीज कर जाती है। ये डिमिनिशिंग रेट डिक्रीज, इंक्रीजिंग रेट इंक्रीज। अब इसको मैं और ज़्यादा स्पेसिफिक कर देता हूँ। ये तो मैंने टीसी था, ठीक है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और भाई फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज आता ही नहीं है, तो चेंज किस में आता है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। ये तो आपको पता ही है ना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है। तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ही निकलती है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर इसको कहा जाए कि मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, क्योंकि चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट तो होता ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज ही नहीं आता। तो ये भी एक ही बात है, ठीक है। अब मैं आपको इस तरीके से भी समझा देता हूँ। अगर मैं यहाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट लिखता तो शुरू में डिमिनिशिंग रेट, बाद में इंक्रीजिंग रेट, ये हो जाता। तो जब भी ये डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो ये जो है एमसी का वो गिरती है, और जब भी ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है तो एमसी बढ़ती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको पिछले कंसेप्ट क्लियर है, अगर नहीं समझ आया तो आपको पिछले कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। सारी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आई होप मैं आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर चुका हूँ। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊँगा रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी। एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है? पहला रिलेशन, व्हेन एसी राइजेज एमसी राइजेज मोर। जब भी एसी बढ़ती है तो एमसी उससे भी ज़्यादा बढ़ती है। व्हेन एसी फॉल्स एमसी फॉल्स मोर। जब एसी गिरती है तो एमसी उससे भी ज़्यादा गिर जाती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एमसी कट्स एसी एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। एमसी एसी को लोएस्ट पॉइंट पे काटती है, ठीक है। तो समझ लो ये मैंने बना दी एमसी कर्व, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एमसी कर्व, एसी कर्व, सॉरी, ये एसी कर्व है। और जो एमसी कर्व होगी, एमसी कर्व इसको लोएस्ट पॉइंट से ही काटेगी। अब देखो एसी के गिरने से एमसी उससे भी ज़्यादा गिर रही है, ठीक है। एक लेवल पे आके एमसी उससे भी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ से कर्व को थोड़ा सही करना पड़ेगा, यहाँ से मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कर्व हो गई हमारी
एमसी कर्व। अब ध्यान से देखो, शुरुआत में एसी गिर रही थी, एमसी उससे भी ज़्यादा गिर रही थी। जैसे एसी बढ़ी, एमसी उसको भी क्रॉस कर गई, ठीक है। तो एसी के गिरने से एमसी उससे भी ज़्यादा गिरती है, एसी के बढ़ने से एमसी उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, और एमसी एसी को लोएस्ट पॉइंट पे काटती है। अगर ये चीज़ें नहीं समझ आई तो मार्केट में फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं बना पाओगे आप, ठीक है। तो इसको बार बार देखो और अच्छे से समझो। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एवीसी एंड एमसी। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले इनमें रिलेशन जो है वो मैं डायग्राम की मदद से समझाऊंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। तो समझ लो ये आपके पास है एवीसी कर्व। तो सबसे पहले मैंने बनाई है यहाँ पे एवीसी कर्व, ठीक है। उसके बाद मान लो मैं एक और कर्व बनाता हूँ जिसका नाम है एसी कर्व, ठीक है। ये मैंने बना दी एसी कर्व। 2 मिनट फिर से बना देता हूँ। ये इसका लोएस्ट पॉइंट और इसमें गैप कम हो रहा है, तो ये जो रेड कर्व है ये है एसी कर्व, ठीक है। अब ये जो एमसी कर्व है, एमसी कर्व ध्यान से देखना, एमसी कर्व इन दोनों के लोएस्ट पॉइंट को काट के निकलेगी, ठीक है। ये एमसी कर्व है जो एसी और एवीसी के लोएस्ट पॉइंट को काट के निकलेगी। अगर ये चीज़ें नहीं समझ आई कि ये इसके भी लोएस्ट और इसके भी लोएस्ट को काटता है, तो जो भी मार्केट में डायग्राम्स बनाओगे आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के, वो बनेंगे ही नहीं। टीचर को देखते ही पता लग जाएगा आपको कुछ आता नहीं है, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कैसे होती है, चलिए शुरू करते हैं। इन लॉन्ग रन नो फैक्टर इज फिक्स्ड एंड ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। ये तो आपको पता है ना, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं होता, सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। दैट इज वाई वी हैव ओनली वन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व सिर्फ एक ही होते हैं, उसमें वेरिएबल या फिक्स्ड का कोई झमेला नहीं होता क्योंकि सारे के सारे फैक्टर वेरिएबल होते हैं। द लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, अब ये बात ध्यान से समझना, लॉन्ग रन कॉस्ट इज द मिनिमम कॉस्ट at which each level of output can be produced। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व जो बनी होती है वो इस हिसाब से बनी होती है कि लॉन्ग रन में हर एक यूनिट जो बना है वो मिनिमम कॉस्ट पे बना है। क्यों बना है वो मैंने आगे लिखा हुआ है। इन अदर वर्ड्स, फॉर ईच लेवल ऑफ आउटपुट देयर इज अ पॉइंट ऑन द कॉस्ट कर्व इंडिकेटिंग मिनिमम शॉर्ट पीरियड कॉस्ट। तो लॉन्ग रन में जो कॉस्ट बनती है उस पे जो जो पॉइंट मेंशन है, उस लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट पे जो जो पॉइंट मेंशन होता है वो ये दिखाता है कि शॉर्ट पीरियड में हमने मतलब जो भी क्वांटिटी बनाई है वो मिनिमम कॉस्ट पे बनाई हुई है, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व इज द एनवेलप ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या कहता है, एनवेलप कर देता है, मतलब जो जितनी भी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं उनको जज़ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसलिए इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। अब इसके रीजन, in long run firm can produce a given level of output at minimum cost। लॉन्ग रन में क्या होता है, कंपनी जो भी माल बनाती है वो मिनिमम कॉस्ट पे बनाती है। क्यों? सिंस इट हैज़ सफिशिएंट टाइम टू सिलेक्ट ऑप्टिमल साइज ऑफ प्लांट। कंपनी के पास लॉन्ग रन में टाइम ही टाइम है, वो ऑप्टिमल साइज ऑफ प्लांट डिसाइड कर सकता है कि फैक्ट्री कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी मशीनें होनी चाहिए, एंड टू सिलेक्ट लीस्ट कॉस्ट फैक्टर प्रपोर्शन। तो वो ऐसे फैक्टर कम्बिनेशन चूज कर सकता है जिसमें उसका कॉस्टिंग कम से कम आती है। It means that the long run total cost is always less than or equal to short run total cost। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के बराबर होगी या कम होगी। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगी, बट इट इज़ नेवर बी मोर देन। वही बात जो मैंने हिंदी में बोली कि जो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है या तो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट से कम होगी या बराबर होगी, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। अब मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का, आप देख सकते हैं। ये जो है ये लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है, ठीक है, और ये जो शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 2, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 1। तो कहने की बात ये है कि ये इनके जो लोएस्ट पॉइंट है ना, लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, इनके टेंजेंसी से निकला हुआ है। तो अगर मुझे ऐसे बनाना है लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व तो ये इस टाइप से बन जाएगा। तो बच्चों को मैं याद रखने के लिए कहता हूँ कि भाई लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट की तरह ही होती है ना जैसे शॉर्ट रन होता है, क्योंकि इसमें तो क्या कहते हैं सारे फैक्टर वेरिएबल ही होते हैं। जब फिक्स्ड कॉस्ट होती नहीं है तो वेरिएबल ही बची ना। तो ये तो आम लैंग्वेज में समझाने का तरीका है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इतनी मैंने हाथ से लिखा है, थोड़ी मेहनत की है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप थोड़ा लाइक लुक कमेंट मुंड कर दिया करो, उसी में खुश हो जाता हूँ मैं, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है। LTC बिगिनस फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट पॉइंट ऑफ ओरिजिन से बनेगी, ठीक है। वाइल शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट जो होती है वो ऊपर से शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट रन में तो फिक्स फैक्टर होते हैं मगर लॉन्ग रन में तो फिक्स फैक्टर होते नहीं ना। तो मैंने यहाँ बताया कि भाई ये जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं ये तो मैंने ऊपर से शुरू किए हैं मगर लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ही शुरू होती हैं। इट मीन्स दैट ऑल कॉस्ट
इन द लॉन्ग रन बीइंग वेरिएबल, सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होंगी। व्हेन द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज जीरो, तो जो टोटल कॉस्ट है लॉन्ग रन में वो भी जीरो ही होंगी। बट शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट रन में टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाती है तो वो कभी जीरो नहीं होती। समझ गए बात। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, ये ऊपर को जाती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व मतलब LTC कर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट एंड देन इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। तो यहाँ से शुरू में डिमिनिशिंग रेट होते हैं, बाद में इंक्रीजिंग रेट हो जाते हैं। ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और एनवेलप कर्व भी इसे कहा जाता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर कैसे होती है, चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट रेफर्स टू it refers to minimum possible per unit cost of producing different quantities of output in long run। लॉन्ग रन में जितनी भी क्वांटिटी बनाते हो उसका जो लीस्ट कम्बिनेशन है, मतलब सबसे सस्ती से सस्ती कॉस्टिंग कैसे बनेगी, उसको हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कहते हैं। अगेन, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज डिटर्मिन्ड बाय डिवाइडिंग लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बाय क्वांटिटी। मतलब ये कह रहा है कि अगर हमें लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो पता ही है भाई। तो अब ध्यान से देखो, ये चीज़ मेन आ गई। ये मैंने बनाई है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ठीक है। ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 1, ठीक है, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2 इससे बनी है। तो बेसिकली ये टेंजेंट होगी। ठीक है। अब मैं आपको एक और बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाऊंगा कि ये किस किस तरीके से बनती है। साइड वाले डायग्राम में मैं ऐसे करता हूँ, ये मैं लॉन्ग रन बना लेता हूँ। ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है डायग्राम, मैं फिर से बना लेता हूँ क्योंकि हाथ कांप जाता है मेरा, क्योंकि एक हाथ से माइक भी पकड़ना होता है, एक हाथ से ये भी पकड़ना होता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। ठीक है। अब अगर मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बना रहा हूँ तो वो देखना। ठीक है। ये यहाँ से टेंजेंट होएंगी, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, ये टेंजेंट होएगी। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखनी है। मगर ये जो मिनिमम होता है ना, मिनिमम पे भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक जो है ना वो कटवा देना आपने। ठीक है। अब इसमें 2-4 चीज़ें मेन है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर एक जो एवरेज ये जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है 1, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 3, ज़रूरी तो नहीं कि हर एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट टेंजेंट है। ठीक है। ये बात याद रखनी है आपने, ज़रूरी नहीं कि हर एक का लोएस्ट ही टेंजेंट है। ठीक है। उसके बाद मैंने जो थोड़ी थ्योरी लिखी है वो आपको पढ़नी बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज द टेंजेंट ऑफ ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट एट सम पॉइंट। ये जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का टेंजेंट होगा किसी ना किसी पॉइंट पे। लोएस्ट पॉइंट ऑफ ईच शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मे नॉट बी द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विद LAC। जैसे यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट मैंने बताया था ना कि लोएस्ट पॉइंट तो यहाँ पे आ रहा है मगर टेंजेंसी पॉइंट यहाँ आ रहा है, वही वाली बात मैंने लिखी है। बोल बोल के गला बैठ गया। द लोएस्ट पॉइंट ऑन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इज टेंजेंट टू LAC कर्व ओनली एट द लोएस्ट पॉइंट। ये वाली बात जो मैंने की थी कि मान लो ये है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 4, तो जो एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, जो LAC का लोएस्ट पॉइंट होगा और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट होगा, वो आपस में कॉन्साइड करेगा, बाकियों के लोएस्ट पॉइंट कॉन्साइड नहीं करेंगे। समझ के बात। नेक्स्ट आ जाता है LAC कर्व इज ऑल्सो नोन एज एनवेलप कर्व बिकॉज इट एनक्लोजेज ऑल द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। जितने भी शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स हैं उनको एनक्लोज करके बनती है ये, इसलिए इसको एनवेलप कर्व भी कहा जाता है। LAC इज also called planning curve. With the help of this curve, a firm can plan as to which plant it should use to produce different quantities of output so that the production obtained will be minimum। तो LAC की स्टडी करके कंपनी को पता लग जाता है कि भाई इस प्लांट में मैक्सिमम से मैक्सिमम इतनी आउटपुट बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट कम होएगी। जैसे मैं बताऊं कि भाई इस प्लांट में इतनी का आउटपुट बनाओगे तो एवरेज कॉस्ट कम होएगी, इससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करोगे तो लॉन्ग रन में एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो कंपनियों के लिए काफ़ी फेवरेबल रहता है ये। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आऊँ जिसका नाम है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी। तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में चेंज जितना भी आए क्वांटिटी के चेंज करने से उसे लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। जैसे हम मार्जिनल कॉस्ट निकालते थे ना, चेंज इन टोटल कॉस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी, तो अगर हमने लॉन्ग रन निकालना है तो यहाँ पे भी आप चेंज इन लॉन्ग रन कर दो, तो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में जो भी चेंज आएगा क्वांटिटी के चेंज करने से उसे हम लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे। ठीक है। इसका डायग्राम अगर बनाना है तो ये भी यू शेप ही बनेगा, शुरू में ये गिरेगी और बाद में ये
बढ़ जाएगी। ठीक है, अब कई बच्चे मुझे कहते हैं कि भाई ये यू शेप क्यों होती है? ये यू शेप इसलिए होती है क्योंकि मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, लॉन्ग रन में आपको बताया था ना लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट इस टाइप की होती है। तो जब भी लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट ये जो है डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है तो ये गिरेगी, जैसे इसने इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर दिया तो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा झोल मोल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक शेयर भी कर सकते हैं। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट एंड लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट मैं लिख लेता हूँ कि जब भी LAC मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बढ़ती है तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूँ, जब भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरती है तो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट उससे भी ज़्यादा गिरती है। ठीक है, अब आपने इस तरीके के टिके टुके नहीं मारने पेपर में, टीचरों को बहुत नफरत होती है जो बच्चे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ऐसी शॉर्ट फॉर्म जो ऑफिशियली ना हो, तो आपने यहाँ प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है कि विद द इंक्रीज इन LAC LMC इंक्रीजेज मोर एंड वाइस वर्सा में लिख देना विद व्हेन LAC फॉल्स LMC फॉल्स मोर। ठीक है, और तीसरा आ जाता है, क्योंकि टीचरों को तो नंबर काटने के बहाने चाहिए, आपको पता ही है, तो LMC intersects LAC at its lowest। ठीक है, at its लोएस्ट पे काटती है। अब इसका मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लो ये LAC है, ठीक है, और स्मूथ नहीं बना, स्मूथ आप बना लेना पेपर में, यहाँ टच स्क्रीन पे बड़ा स्यापा होता है यार, स्मूथ नहीं बनता। तो यहाँ पे LMC, ठीक है, LAC के गिरने से LMC उससे भी ज़्यादा गिर रही है, और जैसे LAC बढ़ी LMC उससे भी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये था इन दोनों में रिलेशनशिप। अगर हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट कर्व्स। ये जो कॉस्ट कर्व्स हैं इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं कॉस्ट कर्व्स, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन टू कंटिन्यू और नॉट। जो भी प्रोड्यूसर होता है वो ये डिसीजन लेता है कि उसने काम करना है कंटिन्यू के नहीं करना है, ये कॉस्ट पे डिपेंड करता है। अगर कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है और कॉस्टिंग प्राइस से भी ऊपर बढ़ रही है तो उसे लॉस होगा, तो वो काम बंद कर देगा अपना। दूसरा, चॉइस ऑफ प्लांट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लग रहा है, किसी भी मैनेजर को लग रहा है कि उसकी कॉस्टिंग लगातार बढ़ रही है, क्वांटिटी को बढ़ाने से कॉस्टिंग अगर बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, साइज ऑफ प्लांट बढ़ा लेगा, बड़ी फैक्ट्री खोल लेगा, बड़ी मशीनें लगा लेगा, जिससे क्वांटिटी बढ़ाने से कॉस्ट कम होगी ना कि बढ़ेगी। तीसरा पॉइंट आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट। अगर आपको कॉस्ट की अच्छी तरह से स्टडी आती है तो आप पता लगा सकते हो कि इक्विलिब्रियम आउटपुट कितनी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आउटपुट कहाँ से निकलती है, MC इज इक्वल टू MR एंड MC शुड बी राइजिंग। MC शुड बी राइजिंग। ये पूरी इकोनॉमिक्स में अगर आप चलोगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में कि प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटरमिन होती है, तो MC-MR अप्रोच यही वाली रहती है। नेक्स्ट आ जाता है एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको कॉस्ट के बारे में नॉलेज है तभी पता लगा पाओगे भाई कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, अगर कॉस्ट के बारे में ही नहीं पता तो कैसे लगाओगे। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 2 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। पहले टाइप का न्यूमेरिकल है ये जो मैंने किया हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको क्वांटिटी दी होगी और टोटल कॉस्ट दी होगी, और आपको क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। ये देखते ही बच्चों के धुएं निकल जाते हैं कि भाई इतना सब कुछ कैसे निकालेंगे। तो बहुत आसान है, मैं 2 मिनट में आपको ये 2 न्यूमेरिकल करके बता दूंगा। अब ध्यान से देखें, जब क्वांटिटी 0 होती है तो जो भी टोटल कॉस्ट होती है वही फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो आपने क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स रहती है, तो सारी क्वांटिटी में वही की वही फिक्स्ड कॉस्ट लिख देनी है। दूसरी बात आ जाती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो ये हुई टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है, तो ये निकल जाएगा, दिस माइनस दिस 8, दिस माइनस दिस कितना आ गया, अगर इसको माइनस करेंगे आ गया 14, दिस माइनस दिस 18, दिस माइनस दिस 20, दिस माइनस दिस 24। तो इस तरीके से ये सारा का सारा आपका निकल जाएगा। अब क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला जो है वो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, ये 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 0 डैश लगा दो, 10 डिवाइडेड बाय 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 3.3, 2.5 एंड 2। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट देखो, तो इसको डिवाइड करेंगे 0 से, तो ये बन गया डैश, तो यहाँ गंद वंद नहीं पाता। ठीक है, ज़्यादा गंद करने से फिर काम तमाम हो जाता है। तो अगर मैं
8 को डिवाइड करूँगा 1 से तो ये 8 आ जाएगा, 14 को डिवाइड करूँगा 2 से तो ये 7 आ जाएगा, 18 को डिवाइड करूँगा 3 से तो 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4.8। ठीक है, ऑल्दो ABC लास्ट में बढ़ती है, मगर मैंने तो एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल में कैसे सॉल्व होता है वो चीज़ बता रहा हूँ। अब यहाँ से AC क्या होता है, ABC प्लस AFC। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर लोगे आप, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 18, इन दोनों को ऐड करोगे 12, इन दोनों को ऐड करोगे 9.3, 7.5, 6.8। अब ये मत कहना कि भाई ये AC लास्ट में बढ़ क्यों नहीं रही, AC लास्ट में बढ़ती है, मगर मैंने न्यूमेरिकल अपने हिसाब से 2 मिनट में बनाया आपको समझाने के लिए, इसलिए नहीं बढ़ रही। वे तो मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होते हैं। अगर आपने AC निकालना था तो वो TC बाय क्वांटिटी कर लेते तो भी सेम ही निकलती। अब MC क्या होता है, टोटल कॉस्ट में चेंज, तो फर्स्ट का हम डैश लगा देते हैं, नेक्स्ट में चेंज कितने का आया 8, नेक्स्ट में चेंज कितने का आया 6, नेक्स्ट में चेंज कितने का आया 4, नेक्स्ट में चेंज कितने का आया 2 और नेक्स्ट में चेंज 4। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा सारा का सारा कि कैसे निकालना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। आपको इसमें आ जाता है कि फिल इन द ब्लैंक्स, 3-4 डैश 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 दे देते हैं, बच्चे खज्जल हो जाते हैं, तो आपको इस तरीके से निकालना है। नेक्स्ट आपको न्यूमेरिकल आया, क्वांटिटी आपको दी हुई है 1 2 3 4 5, मार्जिनल कॉस्ट दिया हुआ है और आपको कहा है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालो। तो हमेशा याद रखना, अगर हम मार्जिनल कॉस्ट हमें गिवन है तो मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है। कैसे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जैसे लेते थे ना हम, वैसे निकलती है। 10 10 एंड 8 18, 18 एंड 6 24, 24 एंड 4 28, 28 एंड 6 34। अब आपके पास ये आ गया, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो आप कर लो, 10 डिवाइडेड बाय 1 इज 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 इज 9, 24 डिवाइडेड बाय 3 इज 8, 7 और ये आ जाएगा 6.8। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन है। अब ये जो मार्जिनल कॉस्ट है, आप ध्यान से देखना, मार्जिनल कॉस्ट है, अगर मैंने मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो ये हो गया डैश डैश में ये 8 ऐड किया, 8 एंड 6 14, 14 एंड 4 18, 18 एंड 2 20, 20 एंड 4 24। तो ध्यान से देखो, ये और ये सेम नहीं आ गया, तो भाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकल जाती है और मार्जिनल कॉस्ट से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल जाती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गए होंगे, और अगर समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और